आइएगा। 11 मॉक टेस्ट के सिलसिले में 2 हमने प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें धुआंधार तरीके से सवालों को करेंगे और काफी सारी चीजों को सीखेंगे। चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे तो बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 38 बराबर इतना है। अब अगर इसे करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, अलजेब्रा का ये सवाल जब भी आपको काफी सारे वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ और वो सारे वेरिएबल दूसरी तरफ दे तो आप कैसे करोगे? आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी 2 कंडीशन फॉलो करने चाहिए। कंडीशन नंबर 1 की सारे वेरिएबल राइट में मिले और कंडीशन नंबर 2 की उनके बाहर में 2 कॉमन मिले। जब ये दोनों बातें आपके सामने आ जाती हैं तो उत्तर में काहे बात का डर है? उत्तर तो कर ही सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर b के साथ में जो कोफिशिएंट है उसे करो और डिवाइड करो b स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 1 के साथ में। अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो c का जो कोफिशिएंट है -15 वो लिखो और यहाँ पर c का जो कोफिशिएंट है 9 के साथ में डिवाइड करो। अगर आपको a के साथ में मेरे भाई a की वैल्यू निकालनी है तो a का जो कोफिशिएंट है -3 है आप वो लिखो और उसके बाद में a का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 हो गया वो लिख दीजिए। आपके पास में सभी की वैल्यू आ गई। बहुत शानदार तरीके से आपने लिख दिया मेरे भाई। अब जरा यहाँ पर जो पूछा गया है वो देखिए, तो जो बोला गया है वो है a प्लस बी -3c हमारा। तो अगर हम देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है तो -5/3 है। उसके बाद b की नहीं, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो आपकी -3 है। b की अगर हम बात करेंगे तो वो 2 है और c की अगर हम बात करेंगे तो वो -5/3 है मेरे भाई। जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पर -5 और -1 प्लस का 5, 5 और 2 7, 7 में से 3 गया 4। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों को इन्हीं तरीके से बनाते हैं। आज ये दूसरा सवाल है आपके नंबर सिस्टम का जो कि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि अगर कोई संख्या xy फॉर्मेट में होती है तो वो किससे कटती है? देखो, जब कोई संख्या जैसे मानो a है पहली और दूसरी b है और फिर a है और b है, यानी a b अगर 2 बार रिपीट हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे मानो 1 2 और 1 2, ये किससे कटेगा? तो जब भी ऐसी संख्या मेरे भाई होती है तो यहाँ पर ए बी किससे कटेगा? या ए बी 2 बार के जगह पर 3 बार रिपीट कर दे तो किससे कटेगा? या फिर मेरे भाई ये पेयर 3 बार के जगह पर मान लो ये 4 बार में रिपीट कर दे तो किससे कटेगा? समझ रहे हो? तो इसके लिए सीधा सीधा सिंपल ट्रिक होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक संख्या देखो, a के जगह पर 1 लिखो, b के जगह पर 0 लिखो, फिर a के जगह पर 1 लिखो और इस वाले को भूल जाओ। वैसे यहाँ पर 6 अंक हैं तो 5 डिजिट लिखने हैं। a के लिए 1 0 1 0 1, समझो। a के लिए क्या लिखोगे? 1, b के लिए 0, a के लिए 1, b के लिए 0, a के लिए 1, b को भूल जाओ। सेम ऐसे यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर a के लिए लिखोगे 1, b के लिए 0, a के लिए 1, b के लिए 0, a के लिए 1, b के लिए 0, a के लिए 1, दूसरे वाले को भूल जाओ। तो यहाँ पर 6 अंकों वाला केस है, मतलब ये होगा। और अगर हम बात करते हैं तो ये संख्या हमारी किससे कटेगी? तो ये संख्या मेरे भाई इन 4 लोगों से कटेगी। ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप इन चारों को गुना करके देखो तो 10101 जो है ये हमें प्राप्त होगा मेरे भाई। आज ये चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। रेशियो का एक प्यारा सा सवाल यहाँ पर क्या बोला गया। कहा गया 8200 रुपए की राशि को 3 लोगों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 500 रुपए अधिक और सी को ए से 300 रुपए अधिक मिलते हैं। ए का हिस्सा कितना है? देखिए भाई, यहाँ पर 3 लोग हैं और तीनों में पैसा बांटा गया है। उसके बाद में बोला गया यहाँ पर इस तरीके से कि ए को बी से 500 अधिक मिलता है। ए को बी से कितना मिलता है? 500 रुपया अधिक मिलता है। और उसके बाद में सी को ए से 300 रुपये अधिक मिलता है। सी को ए से कितना मिलता है? 300 रुपया अधिक मिलता है। ये भी कोई सवाल है यार। अगर मैं इसे x मानता हूं तो इससे 500 रुपए ज्यादा यानी ये x प्लस 500 हो जाएगा। और अगर मैं देखूंगा इससे 300 ज्यादा यानी ये x प्लस 800 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया तीनों को मिला करके 8200 रुपए हैं, तो तीनों को जोड़ो x मेरे भाई 3x हो जाएगा, 8 5 1300 हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमारे किसके बराबर? तो 8200 के बराबर। अगर हम देखेंगे तो 300 की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे सर 6900 के करीब में। तो 3 से काटेंगे तो हमारा 2300 आ जाएगा। x का मान निकल करके आ चुका है। तो क्वेश्चन में कहा गया सी का शेयर हमारा कितना है, ये बताओ जरा। तो भैया कौन नहीं बता सकता है? सी की वैल्यू x प्लस 800 है तो 2300 में 800 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3100 हो जाएगा। करेक्ट आंसर। ये भी कोई सवाल है? ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बस थोड़ा सा रिलेशन रहता है यार, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर आप लोगों के भी नंबर अच्छे आएंगे जैसे बाकी बच्चों के आ रहे हैं और आपका भी रैंक अच्छा आएगा जैसे बाकी लोगों के रैंक आ रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं फेज 11 2023 का, क्योंकि देखिए फेज 12 का भी पेपर है और उसके लिए भी आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं तो सिलेक्शन पोस्ट के भी पेपर देख करके जाना है।
क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में, देख लो। कहा गया कि ए ग्रोसर सेल्स पल्सेस एट प्रॉफिट ऑफ 13% एंड यूजेस वेट विच आर 24% लेस देन द मार्केट वेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। बेईमान दुकानदार कैसे हल करेंगे? कोई बात नहीं। पहला सिचुएशन क्या है कि पांसारी 13% के लाभ पर दाल बेचता है, यानी वो 100 रुपये का सामान लाता है तो 13% बढ़ा करके उसके ऊपर में अंकित कर देता है, यानी 113 रुपया का स्टिकर लगा देता है। उसके बाद में बाट में 24% कम देता है, मतलब आप उसको 100 ग्राम का यहाँ पर रुपया देते हो तो उसमें से 24% कम सामान दे रहा है, मतलब 76 ग्राम आपको दे रहा है। ये थोड़ा उल्टा वाला ध्यान रखना होता है। 10% कम सामान दिया मतलब 100 के जगह पर 90 दिया, 20% कम सामान दिया मतलब 100 रुपया के जगह पर 80 सामान दिया, ये ध्यान रखना है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वहीं आपको प्रॉफिट बताएगा, तो इसे खत्म करो और यहाँ देखोगे तो 76 का आइटम 113 में, 24 और 13 37 का फायदा कितने के ऊपर में? 76 के ऊपर में, इनटू कितना करोगे? 100%, ये तुम्हारा प्रॉफिट है। अब लोग इसको कैलकुलेट करने में लगते हैं, मुझे पता नहीं यार क्यों लगता है कि थोड़ा सा भगवान ने अगर बुद्धि दिया तो हम उसको यूटिलाइज कर लें। अब कैसे यार? 76 का जो आधा होता है वो यहाँ पर लगभग 38 होता है ना, और ये 38 से थोड़ा सा कम है, यानी 50% से थोड़ा सा कम, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बस क्यों इतनी मेहनत करनी भाई, बताओ। इसका आधा 38 होता तो 50% बोल देते हैं, 38 से थोड़ा सा ही कम है तो 50 से थोड़ा कम देंगे ना यार ऑप्शन नंबर सी को, बस बात खत्म हो जाएगा। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तुम्हारा सर्कल का सवाल है। सर्कल में वो सवाल जहां पर आपको ये दिया जाए कि भैया दोनों का जो है 2 सर्कल है, इस क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, ठीक है। कि इफ द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल बी 6 and 9 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी 20, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर। भैया देखिए, 2 तरह का सवाल बनता है और क्या क्या बनता है वो समझिए। सबसे पहला अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का एक क्वेश्चन बनता है और एक हमारा बनता है मेरे भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। तो देखो, जैसे अगर ये 2 सर्कल हो गए और 2 सर्कल हो गए दोस्त, यहाँ पर अगर कोई ऊपर से इनको टच करता है तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और अगर मान लीजिए कोई ऐसे टच करके निकल जाता है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बातों को? गलती नहीं करनी है पेपर में, जो गलती किया उसके लिए मेरे भाई कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है, जैसे इसकी रेडियस मान लो तुम्हारी r1 है, मैं दोनों का एक ही मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि इसकी रेडियस मान लो r1 है और इसकी रेडियस तुम्हारी कितनी है? r2 है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा d है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हो गया इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और यहाँ पर जहाँ ये टच कर रहा है c और पॉइंट d पे, इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो जो डायरेक्ट वाला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसे मैंने ए बी से बनाया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है हमारा, जिसे मैंने यहाँ पर सी डी से बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे उसकी वैल्यू कितनी होती है। दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। यहाँ पर आप लगाइए रूट अंडर और डी के स्क्वायर में से घटा दीजिए मेरे भाई r1 माइनस r2 का वोल स्क्वायर, और यहाँ भी लगाइए रूट अंडर और यहाँ डी के स्क्वायर में मेरे भाई जो है आप यहाँ पर r1 प्लस r2 के वोल स्क्वायर को क्या करिए? घटा दीजिए। बोलेंगे कैसे याद रखेंगे? तो डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? सीधा सीधा माइनस, तो बीच में कितना आएगा? माइनस। और अगर हम ट्रांसवर्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, तो यहाँ पर जो है प्लस का निर्माण हो रहा है, तो बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आप ये बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोला गया है, टी बोला गया है, और टी में भी देखो यहाँ पर प्लस का साइन छिपा है। तो टी में अगर प्लस का साइन छिपा है तो बोलोगे कि गुरुजी डी का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का क्या हो जाएगा? वोल स्क्वायर यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ देखते हो भाई, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू जो है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो इन्होंने 20 दे रखी है, बराबर हो जाएगा रूट अंडर डी का स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ना है 15 के स्क्वायर के। भाई साहब 25, सीधा सीधा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलोगे कैसे यार? ट्रिपलेट मेरे को याद आ गया। कैसे यहाँ पर ट्रिपलेट याद आ गया? देखो, दोनों साइड वोल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ बोलूंगा 20 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई किसके बराबर? तो डी का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। उस 15 को जब यहाँ लेकर के आऊंगा तो 20 के स्क्वायर में जब हम 15 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो मेरे भाई डी का स्क्वायर यानी कितना मिलेगा? तो 25 ही तो मिलेगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट, ये 5 का 3 गुना, 5 का 4 गुना, तो 5 का 5 गुना मिलेगा। खेल खत्म यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है जरा पढ़ लो। इसमें कहा गया द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5:4, ठीक है। देखो, बीच बीच में क्वेश्चन आता रहेगा ना, तो मैं इसे रिवाइज भी कराते रहूंगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि रिवीजन जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रामबान काम करता है। कोई भी पॉइंट है 5 सेकंड में रिवाइज कराइए, उनके लिए बहुत लाभदायक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे बीच बीच में जब भी कोई सवाल आते रहेंगे तो रिवाइज भी होता रहेगा, ताकि सिर्फ आपको ये फील ना हो कि सर प्रैक्टिस सेट में सिर्फ
क्वेश्चंस करवा रहे हैं उन्हें ये भी फील हो कि हाँ आसपास के भी कंसेप्ट सर कवर करते चल रहे हैं, ताकि ये रिविजन सीरीज जो है वो आपके लिए 4 चांद लगाने का काम करे। ठीक है, आज ही अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। तो कहा गया यहाँ पर कि शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात 5 और 4 है। यदि धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय किया जाता है तो शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का जो अंतर होगा वो हमारा कितना होगा। मतलब यार मैं 720 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में 8 घंटे में कवर कर रहा हूँ, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो x प्लस वाई होती है। ठीक है ना, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारा जो स्पीड आएगा वो आएगा 90, यानी यहाँ पर 5 यूनिट और 4 यूनिट अगर आप देखोगे तो 5k प्लस 4k, तो 5k प्लस 4k यानी 9k की जो वैल्यू है वो हमारी 90 है, तो k का मान यहीं से निकल जाएगा 10। और अगर k का मान 10 निकल जाएगा तो दोनों का डिफरेंस पूछा गया, तो 5k में से 4k निकालो यानी k की वैल्यू कितना आएगी मेरे भाई, 10 आएगी, वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का बड़ा ही छोटू मोटू प्यारा सा सवाल है। क्या बोला गया है, कहा गया है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹25,000 फॉर 3 होल 2/5 ईयर एट 10% पर annum ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है मेरे भाई, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो वो भी कितने सालों का, तो 2 साल भी नहीं, 3 साल भी नहीं, 3 सही 2/5, मतलब यहाँ पर दिमाग खराब करने वाली वैल्यू, कोई बात नहीं हम लोग कर लेंगे यार। 3 सही 2/5 वर्ष है, तो पता इसे कैसे तोड़ा जाता है, इसे यहाँ पर बड़े प्यार से मक्खन से जो है आराम से जो है इसको तोड़ लो। पहले तो यहाँ पर 3 साल में 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, ये तुम्हारे हो गए 3 साल, और बचा कितना 2/5 साल, तो उसे यहाँ लिख दिया। 1 साल का रेट है 10%, अगले साल भी लगेगा 10%, यहाँ भी लगेगा 10%, और यहाँ 10 का 2/5, तो अगर आप 10 को 2/5 से गुना करोगे तो 20/5 यानी 4% आएगा। इस तरीके से आपको ब्याज मिलेगा। अब ये तो सारे आपके ब्याज होंगे भाई। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना। ठीक है ना, 25,000 रुपये अगर मैं तुम्हें देता हूं तो ब्याज कितना बनेगा। जो बच्चा रेशियो लगाना चाहता है वो रेशियो लगा ले, और जो सक्सेसिव लगाना चाहता है वो सक्सेसिव लगा ले। चलिए इस सवाल को मैं रेशियो से बता देता हूँ। 10% का जो मेरे भाई फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है, यानी 10 रुपये की वस्तु पर 11 अमाउंट बनेगा। इसके लिए 10 से 11 बन जाएगा, इसके लिए 10 से 11 बन जाएगा। ये हमारा 1/25 होता है मेरे भाई, 4% की वैल्यू, तो यानी यहाँ पर 25 की वस्तु कितनी बन जाएगी, 26 बन जाएगी। आप यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 1000 के साथ में गुना करेंगे तो मेरे भाई 25,000 बन जाएगा। और अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं, 11 का क्यूब जो होता है वो हमारा 1331 होता है। ठीक है, उसको अगर हम 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 26 का 1 गुना 26, पास में हमारा 2, 26 से 78, 2 80 का 0, पास में 8, 26 इंटू 3 78, और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 86 का 6, पास में 8, और 26 और 8 34 हो जाएगा, 34,606। तो अगर मैं कहीं पर 25,000 रुपये लगा रहा हूं तो वो 34,606 रुपये बन जाते हैं। तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस होगा, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 9,606 रुपये का डिफरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आप सर चाहो तो यहाँ पर सक्सेसिव लगाओ और चाहो तो यहाँ रेशियो लगाओ, ये आपके ऊपर में है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझा दिया कि पहले साल के लिए क्या रेशियो, दूसरे के लिए क्या रेशियो, तीसरे के लिए क्या रेशियो, और जो छुटकू है उसके लिए क्या रेशियो होगा, और उसके आधार पर आप उत्तर निकाल पाएंगे। चलिए आइए मेरे भाई, अगला सवाल है औसत का, और जहां पर देखते आप उसको उड़ा के फेंक सकते हैं। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक बस में जब 32 साल, 36 साल, 18 वर्ष की आयु वाले 3 यात्रियों को 3 नए यात्रियों से बदल दिया जाए तो बस में उपस्थित 28 यात्रियों की औसत आयु में 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। नए लोगों का औसत क्या है। यार एक बात बताओ, एक बस में 28 पैसेंजर हैं, ठीक है, और हर किसी का एवरेज जो है वो 6 महीने से बढ़ जाता है। कब बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, क्योंकि यार मैंने 3 लोगों को रिप्लेस कर दिया है 3 नए लोगों से। तो अगर मैं इस कमरे में से 3 लोगों को भेजता हूं और बाहर से मेरे पास में 3 लोग आ जाते हैं, और इन 3 लोगों के आने के चलते मेरा एवरेज बढ़ जाता है, तो उस केस में मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा जो आए हैं वो ज़्यादा लेकर के आए हैं। तो जो आए हैं वो कितना लेकर के आए हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी 32 गया था तो 32 लाना पड़ेगा,
36 गया था तो 36 भी लाना पड़ेगा, 18 गया था तो 18 भी लाना पड़ेगा। तो जो कमरे से गए हैं उतना तो आएगा ही आएगा। अब हर व्यक्ति के लिए कितना लाना है? हर व्यक्ति के लिए 6 मंथ लेकर के आना है, तो 28 लोगों के लिए कितना होगा? 14 साल। ठीक है, 6 मंथ का मतलब आधा साल, तो 28 इंटू आधा कितना हो जाएगा? 14 साल। फिर से रिपीट करता हूँ, हर व्यक्ति के लिए आधा साल लेकर के आना है। तो 10 लोग लाते तो 5 साल आना होता, 20 लोग लाते तो उसका आधा 10 साल आना होता। तो 28 लोगों के लिए 28 इंटू आधा यानी 14 साल और लाना होगा। तो जो लोग आए हैं उनको इतना तो लाना ही लाना है, ये भी लाना है। और ये डिवाइड कर देना है कितने लोगों में, कितने लोग लेकर के आ रहे हैं? 3 लोग, 3 लोगों में डिवाइड कर देंगे। तो सबको जोड़ोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 100 बटे में 3। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा 33 सही, 1 बटे 3 साल। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 33 साल और 1 बटे 3 का मतलब 4 महीना। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, आप इसको सीधा सीधा उड़ा सकते हैं, तो इसमें कुछ था ही नहीं। चलो भाई, तब तक तो काफी सारे सवाल कर लिया आपने। तो अब तो पहले मैं आज बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक बढ़िया सवाल आने वाला है। कहते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, भूकंप होने वाली है, थोड़ा सा जो है तूफान आने वाला है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगले 5 मिनट तक हम मंत्र मुग्ध कर देंगे आपको 2 सवालों के माध्यम से। ये दोनों ऐसे सवाल है जो एसएससी के काफी ज्यादा फेवरेट हैं, और चूंकि एसएससी के फेवरेट है तो सीडीएस के भी अब फेवरेट बन चुके हैं। यहाँ पर इसे 4 स्टार लगाइए, क्योंकि मेंसुरेशन का ये सवाल लगभग हर परीक्षा में आता है और बच्चों से गलती करवा देता है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? बोला जाता है कि एक कमरा है जिसका डायमेंशन दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर कि ये कमरा है आपका, और ये कमरा जो हो गया वो 30 मीटर 60 सेंटीमीटर, मतलब हम इसे जो है 3000 सबको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो ये 3060 सेंटीमीटर का है लंबाई इसका, और जो चौड़ाई है उसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2300 में 40 जोड़ दो तो 2340 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो ये कमरा इतना बाई इतना का है। इसके अंदर में आपकी इच्छा हुई कि हम टाइल लगाएंगे और एकदम घर को चमकाएंगे, तो आप यहाँ टाइल लगाने पहुंचे। और जब आपने यहाँ पर टाइल लगाया दोस्तों, तो ये टाइल आपने इस तरीके से लगाई कि बोला गया टाइल तुम लगाओ, बढ़िया बात है, टाइल जो होना चाहिए वो स्क्वायर के शेप में होना चाहिए, और इस तरीके से कि कमरा में पूरा बराबर में बैठे, कोई टुकड़ा हम तुमको नहीं देंगे, एकदम एग्जैक्ट साइज लेकर के आना है और बिछा देना है। तो 2 चीजें पूछी जाती है, पहला टाइल का साइज और दूसरा मेरे भाई टाइल का यहाँ पर जो है वो संख्या कितना होगा। तो अगर हम दोस्तों यहाँ देखें तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर x मानते हैं अगर इस टाइल के साइज को, और x बाई x के साइज को मानते हैं, तो ये जो x होता है ना, ये ऐसी संख्या होगी जो इससे भी काटेगा और ऐसी संख्या होगी जो इसे भी काटेगा, नहीं तो टुकड़ा बच जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला सवाल होता है वो होता है साइज ऑफ टाइल, यानी x का जो मान है वो हमारा कितना होगा। तो उसको लेने के लिए हमें इन दोनों का HCF लेना होगा, और HCF हमारा कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 3060 और 2340 यहाँ पे, और इन दोनों का HCF अगर आप निकालोगे तो 180 आएगा। अब ये तो आपने टाइल की साइज निकाल दी। दूसरा मेरे भाई आपसे एरिया बोला जाएगा या नंबर ऑफ टाइल बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी एक टाइल का जितना भी हमारा एरिया होगा कितना होगा? x इंटू एक्स। तो एक टाइल के एरिया में नंबर ऑफ टाइल को अगर हम गुना कर देंगे तो पूरे के पूरे कमरे का एरिया निकल जाएगा। 1 इंटू मानो 10 टाइलें हैं तो 1 2 3 4, मतलब एक टाइल का एरिया इंटू 10। 100 टाइलें हैं तो एक टाइल का एरिया इंटू 100 बराबर होगा पूरे के पूरे कमरे के एरिया के। तो कमरे का एरिया हमारा कितना होगा? तो बोलोगे सर 3060 और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2340 हो जाएगा। यानी अगर n की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर पूरे कमरे का जो एरिया है जैसे कि 3060 इंटू 2340, उसको मेरे भाई यहाँ पर टाइल का एरिया x इंटू एक्स यानी 180 इंटू 180 से डिवाइड करो। अगर आप काटोगे तो 180 से 17 बार में काटेगा और इसे मेरे भाई 13 बार में काटेगा, और जब गुना करोगे तो 221 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर होगा। तो ये एक जबरदस्त सवाल था, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि कंसेप्ट में हम आपको थोड़ा सा गुम करा देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं एक और सवाल, जो कि मैंने कहे थे ना 2 सवाल, तो ये दूसरा सवाल है जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है, और सवाल से कई गुना ज्यादा इसका कंसेप्ट है। जो कंसेप्ट हम आपको बताएंगे शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा तो इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा दावा है। एकदम सोचने समझने का नजरिया हम आपका बदल देने वाले हैं। आइए इस सवाल को देखिए जरा, ज्यामिति का ये सवाल आपसे क्या कहता है। बोला गया कि देखो तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है PQR नाम का, लो भैया बना दो यहाँ पर PQR का नाम का ट्रायंगल। ये भुजा को तुम आगे तक बढ़ाते हो तो ये जा करके जो है ट्रायंगल PQR, QR इज प्रोड्यूस्ड, और ये जा करके S तक प्रोड्यूस किया जाता है।
एस को जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो है पी आर को यू पर काटता है और एक तरीके से पी क्यू को टी पर काटता है। क्वेश्चन में इसका मान 60 दिया गया और यहाँ पर इसका मान जो है वो 120 दिया गया है और आपसे जो पूछा गया है क्यू पी आर और प्लस यू एस आर, मतलब यहाँ पर इन दोनों का मान पूछा गया कि इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा। आप इसे बेसिक से बनाएंगे, थीटा अल्फा गामा कुछ भी मानकर बनाए, लेकिन वैसे मत बनाइएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। हम जो तरीका बता रहे हैं आप उससे बनाइए। आप एक काम करिए सर, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आधारित है कि ट्रायंगल का हमारा यहाँ पर एक एंगल दिया गया है, बाकी यहाँ पर गायब है, तो हम इंडिपेंडेंट है अपने तरफ से कुछ भी मानने के लिए। तो जैसे ये 60 दिया गया है, एक काम करिए आप इसे 10 मान लीजिए। तो आप बोलेंगे सर अगर ये 60 है और ये 10 है तो जो बाहर वाला कोण होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, मतलब कितना होगा 70 होगा। यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब जरा यहाँ पर देखो दूसरा वाला भाग, ये ट्रायंगल में अगर आप देखोगे भाई यहाँ पर तो ये बाहर वाला 120 है, तो 70 में कितना जोड़ेंगे कि 120 आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ 50 जोड़ेंगे। अब भैया इन दोनों का सम बोला गया था, तो यानी 10 + 50 उत्तर कितना आएगा 60। अब बोलोगे गुरुजी आपका सेटिंग है तभी ऑप्शन नंबर बी आया है, आप मामला 10 पे फिट बनाकर जो है बैठे हुए हैं, पक्का 10 पर जो है सेट किए। हम बोले नहीं, सेट हो ही नहीं सकता। समझो जो कंसेप्ट सिखा रहे हैं हम, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग बता रहे हैं। आपने अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग सीखा, आपने ट्रिगो में सीखा है, क्या कभी ज्योमेट्री में सीखा है? आज सीखोगे। आपको एक ऐसी वैल्यू सोचने पर मजबूर करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। चलो ले ले ऐसी वैल्यू, एक काम करते हैं 0 डिग्री लेते हैं। बोलोगे सर 0 डिग्री बनेगा तो लाइन तो दोनों पैरेलल हो जाएगी, तो बनेगा कहाँ से? इसीलिए तो ऐसी वैल्यू लिए हैं जहां पर कोई चीज़ संभव ही ना हो, लेकिन वहां भी संभव करके दिखाएंगे। आप एक बात बताइए, ये 60 है और यहाँ ये 0 है, तो दोनों को जोड़ने पर बाहर वाला कितना आएगा? 60 में 0 जोड़ दो तो 60 आ जाएगा। अब 60 में कितना जोड़ोगे कि 120 आएगा? तो बोलोगे गुरुजी 60 जोड़ेंगे तो आएगा। इन दोनों का सम ही तो पूछा गया था ना, लो 0 + 60, यानी तब भी उत्तर कितना आएगा 60 डिग्री। मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारा एक एंगल पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये जो क्वेश्चन है डिपेंडेंट है इन दोनों के सम पे, इसलिए आंसर कितना आ रहा है 60 आ रहा है। एक और काम करो भाई, नेगेटिव एंगल ले लो, -10 -20 -50 ले लो, तब भी आंसर आएगा। समझो इस बात को। आ जाओ चलो दोस्तों, अगला सवाल यहां पर देखते हैं और अगला सवाल यहां पर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पर जो है मिश्रण का बड़ा प्यारा सवाल है। बोला गया है कि इन अ 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द वाटर कंटेंट इज 40%, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट टू 60%। मतलब मेरे पास में एक जार है और इस जार के अंदर में अगर हम देखें तो पानी की जो मात्रा है वो कितनी है? 40% है। मैं एक पूरा का पूरा पानी का बोतल जो है वो इसके अंदर में डालना चाहता हूं, ताकि जो फाइनल मिश्रण बने उसमें पानी का जो परसेंट है वो हमारा कितना हो? 60% हो। तो हमसे यहां पर ये बोला गया है भाई कि जो अगर शुरू वाला मिश्रण अगर ये जो है 60 लीटर का है, ये जार अगर 60 लीटर का है मेरे भाई, तो बोला गया है कितना लीटर जो तुम पानी है वो मेरे भाई डालोगे। ऐसे सवालों को एलिगेशन से बनाया जाता है कि जब भी दो अलग अलग क्वांटिटी को मिला करके हम तीसरी का फॉर्मेशन करें तो वहां पर एलिगेशन का प्रयोग होगा। पहले वाले में पानी कितनी है? तो 40%। दूसरा वाला पानी का ही बोतल डाल रहे हैं, जैसे मानो इसमें पानी 40% है तो दूध 7% है, और मैं इसके अंदर में अब दूसरा वाला जार लेकर के आ रहा हूँ सिर्फ पानी का, और मैं पानी डाल रहा हूँ। इसमें पानी कितना है? तो बोलोगे सर 40%, और इसमें पानी कितना है? 100%, और जब दोनों को मिला देंगे तो बनेगा कितना? 60%। तो यहाँ पानी है कितना? तो 100%। तो जो मिलाते अगर पानी हो तो उसमें पानी 100 होता है, मिलाते अगर दूध हो तो दूध 100 होता है, तो पानी होगा 100%। अब लगाओ एलिगेशन दोस्त, यहाँ पर बनाओ इसे। 100 में से 60 घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा 40, और 60 में से 40 घटाओगे तो आ जाएगा मेरे भाई 20। देखोगे तो 40 अपने आप का यहाँ पर 1.5 गुना है 60, तो 20 का 1.5 गुना कितना होगा? 20 का 1.5 गुना 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म। यहाँ पे ऐसे बनाना था इस सवाल को यहाँ, ठीक है भाई। चलिए मेरे भाई, तो एक और सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 का है, अलजेब्रा का है, और बहुत ही प्यारा सवाल है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था ना कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का, वैसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्मेट है। असल में यहाँ पर क्या है कि दो अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर आपके बनने वाले हैं। एक एक्स के साथ में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा एक्स और वाई का मिला करके, इसीलिए ये 2xy का काम करेगा, और एक सिर्फ वाई और एक कोफिशिएंट का बनेगा, इसीलिए यहाँ पर ये 2y वाला काम करेगा। ठीक है, थोड़ा हिंट हमने आपको दे दिया है, बनाइएगा और देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर बता सकते हैं। तो इसको बना करके इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो आंसर इन कमेंट बॉक्स मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पे। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है
फिर से बोल दे रहे हैं भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। औसत का सवाल है, देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बोला गया 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है, पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 अधिक है, पांचवी और छठी संख्या का औसत क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो आप ये समझिए ऐसे सवाल कभी भी जो बनाते हैं वो डेविएशन के माध्यम से बनाते हैं कि कुछ संख्याओं का औसत हमारा दे रखा है, उनमें से छोटी छोटी टुकड़ियों का दे रखा है और हमें पूरे का पता करना है। तो हमने यहाँ पर डेविएशन का सहारा लिया। जब डेविएशन का लेंगे तो एक तरफ हम डेटा लिखेंगे और एक तरफ हम यहाँ पर एवरेज लिखेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 12 संख्याओं का औसत 39 है, ये कंप्लीट डेटा है, इसे बाद में मेंशन करेंगे, पहले टुकड़े लिख देते हैं। तो एवरेज ऑफ लास्ट 5 इज 35। 5 संख्याओं का औसत हमारा कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है पहली 4 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। 12 संख्याओं में से 9 का जिक्र तो हमने कर दिया। उसके बाद में बोला गया यहाँ पर 5th नंबर इज 6 लेस देन 6th नंबर एंड 5 मोर देन 7th नंबर। 3 संख्या हमारी बची हुई है और वो 3 संख्या कौन कौन सी है, तो एक अपने आप में 5वीं संख्या, फिर उसके बाद में छठी संख्या और फिर उसके बाद में 7वीं संख्या। ठीक है, 5 संख्याओं का ये औसत है, 4 संख्याओं का ये औसत है और ये हमारी मेरे भाई जो है 5वीं, छठी और 7वीं संख्या के बारे में कहा गया। अब जरा इनका रिलेशन क्या दिया गया जरा पढ़ लीजिए। तो 5th नंबर इज 6 लेस देन 6th नंबर, ये अगर बात करेंगे तो इससे कितना कम है, तो 6 कम है। और उसके बाद में 5 मोर देन 7th नंबर, और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मेरे भाई 7वीं संख्या से कितनी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुदेव 7वीं संख्या से ये जो है हमारी 5 ज़्यादा, इससे ये कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा पूरे ग्रुप का जो औसत है वो पूरे ग्रुप का औसत कितना है, तो पूरे ग्रुप का औसत हमारा 39 है। तो क्वेश्चन में हमसे 5वीं और छठी का जो है यहाँ पर औसत पूछा गया है। अब ऐसे सवालों को आप कैसे बनाएंगे, दोनों लोगों ने हमला किया है 5 पे, तो ये x बन जाएगा। अगर इससे 6 कम ये है तो इससे ये 6 ज़्यादा होगा, यानी x + 6 होगा। इसमें अगर 5 जोड़ने पर ये आया है तो इसमें 5 घटाने पर ये आएगा, यानी x - 5 आएगा। ठीक है, अब अगर आप डेविएशन अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, लकीर खींच दीजिए। आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो डेविएशन हो कितने का रहा है, यहाँ से ये ज़्यादा है कि कम है, तो 4 की कमी, एक संख्या पर 4 की कमी तो 5 लोगों पर हो जाएगा -20। ये ज्यादा है कि कम है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो 1 × 4 कितना हो जाएगा, +4। यहाँ पर अगर -16 आया है ना दोस्त, तो तराजू जो होता है वो एकदम बैलेंस होता है, तो डेविएशन भी तराजू का काम करता है एकदम बैलेंस। अगर 16 की कमी इधर है तो यहाँ इसे कितना लाना पड़ेगा, तो +16 लाना पड़ेगा। यानी ये 3 लोग जो है ना, ये अगर मानो कहीं पर मूवी देखने गए तो इन्हें अपने बराबर की वैल्यू लानी है और 16 और ज्यादा लेकर के आनी है। यानी बोलोगे सर ये पहला वाला x, दूसरा वाला कितना हो जाएगा x + 6 और तीसरा वाला हो जाएगा x - 5। तो यहाँ पर एक बंदा अपने लिए 39, तो ये 39, फिर ये 39, फिर ये 39, यानी 39 × 3 इतना तो लाना ही पड़ेगा। और कितना लाना पड़ेगा, तो 16 और ज़्यादा लाना पड़ेगा। x x x कितना हो जाएगा, 3x, और प्लस कितना हो जाएगा 1। 39 का 3 × 117, 17, 127, 133, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। कुल मिलाकर के 3x का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 132। 3 से काटोगे तो 4 बार में और 4 बार में x का मान 44। अब अगर x का मान 44 है तो क्वेश्चन में 5वीं और छठी का औसत पूछा है, तो 5वीं और छठी का औसत, तो x की वैल्यू कितनी है, तो 44 है। और उसके बाद में 44 में 6 जोड़ोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 50। ठीक है, इनका औसत यहाँ पर हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 94 का आधा 47 जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो मेरे भाई सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान में देना था। तो इस तरीके से सवाल को करना था। थोड़ा अगर कम समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देख लेना। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। देखिए सवाल में क्या बोला गया है। कहा गया मेरे भाई कि अनु अकेला किसी काम को 60 दिनों में कंप्लीट करती है और शीतल जो है वो 50% ज्यादा क्षमतावान है अनु से। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट शीतल लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2.5 डेज। व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग। काम का कितना हिस्सा जो है अभी खाली है। तो अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे पास में अनु है, दूसरा हमारे पास में शीतल है। अनु किसी काम को कितने दिनों में कर सकती है, तो 60 दिनों में, और शीतल 50% ज्यादा क्षमतावान है। तो अगर मैं यहाँ पर अनु और शीतल की बात करूं, ठीक है,
तो शीतल जो है वो इससे 50% ज़्यादा है, 50% की फ्रैक्शन 1/2। तो एफिशिएंसी की बात करेंगे, अगर ये 2 यूनिट काम करेगा तो ये 3 यूनिट काम करेगी। तो टाइम का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। 3 का मान इन्होंने 60 दे रखा है, तो 2 का मान कितना होगा मेरे भाई? तो ये 20 गुना, तो ये 20 गुना यानी 40। तो शीतल की वैल्यू 40 निकल करके आ जाएगी। जब दोनों कैल्शियम लेंगे तो 120 होगा, जहां पर इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 3 मानी जाएगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा दिया गया? क्वेश्चन में ये बोला गया यहाँ पर कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट शीतल लेफ्ट वर्क फॉर 2.5 डेज। 2.5 दिनों के बाद में, मतलब देखिए दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं और 2.5 दिनों तक काम करते हैं, 2.5 दिनों तक रजामंदी रहती है, फिर शीतल छोड़ देती है। तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो यहाँ पर इन लोगों ने कितना काम किया होगा? तो हम बोलेंगे सर एक दिन में कितना काम हुआ है? 5। तो 2.5 दिनों में इन लोगों ने काम कितना किया होगा? तो बोलेंगे सर 12.5। 2.5 लोगों में काम कितना हो? तो 12.5 यहाँ पर यूनिट काम हो गया होगा। ठीक है, तो कितना पार्ट लेफ्ट हो चुका है? तो अगर हम लेफ्ट की बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 120 में से 12.5 हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है 107.5 काम बचता है। और कितने के ऊपर में? तो 120 के ऊपर में, बस ये बचता है इतने के ऊपर में। अगर लेकर के आओगे नीचे इतना, 25 से 4 बार में और 3 बार में, और 25 से मेरे भाई 4 बार में और 8 बार में, 43/48। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। इस तरीके से मेरे भाई आपका ये उत्तर सही हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेज 9 2022। देखिए अभी पेपर जो है आप लोगों का काफ़ी नज़दीक आएगा। ठीक है, और मतलब अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बढ़िया है मेरे भाई, डेट एक्सटेंड हो गया तो थोड़ा सा जो है आराम कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, बढ़िया से पढ़ लेंगे। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और रेत की तरह वक्त फिसल के चला जाएगा। इसीलिए सही तरीके से मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा, और कहीं कोई डाउट होगा ना तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसमें सहायता आपकी कर देंगे। आइए चलिए इस सवाल की बात यहाँ पर करते हैं। आज मैं रात में यहाँ पर 12:30 के करीब में, मतलब यहाँ पर जो है 12 बजे के करीब में आप लोग की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसी उद्देश्य के साथ में कि यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे और रैंक लेकर के आएंगे, सिलेक्शन लेकर के आएंगे। तो उसको मेरे भाई पूरा ज़रूर करिएगा आप। ठीक है, आपने सपनों के साथ मेरा सपना जुड़ा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी इज सेम। 2 वस्तुओं को हमने सेम दाम में खरीदा है। ए को हमने 24% के नुकसान में बेचा है और बी को हमने 270 रुपये ज़्यादा में बेचा है ए के तुलना में। नेट प्रॉफिट जो है वो 12% का है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा बी का कितना होगा? एक लाइन में आंसर बता दूं, देखो यहाँ पे अगर एक लाइन की बात करोगे तो ये जो 270 है मेरे भाई ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, तो 24/48 मतलब यहाँ पर ये 72 की वैल्यू है, और हमें जो पूछा गया 148 का मान पूछा गया है। काटोगे दोस्त यहाँ पर तो 9 से तुम काटो, या 9 क्या 18 से काटो 4 बार में, और 18 से काटोगे 15 बार में, और 4 से काटोगे 3 बार में और 7 बार में मेरे भाई। तो कुल मिलाकर के मल्टीप्लाई करोगे तो 555 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अब बोलोगे गुरुजी कैसे कर दिए? अब हम तुम्हें समझाते हैं डिटेल में कि ये हुआ कैसे है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग अभी खोलो। क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 वस्तुओं को तुमने बराबर में खरीदा था, एक को 12 के यहाँ पर, एक को जो है 24 के नुकसान पर बेचा है, और टोटल पर जो फायदा हुआ है वो 24 का हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ सीपी और यहाँ एसपी रखते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 1 की बात है, यहाँ आर्टिकल 2 की बात है, और यहाँ पर मेरे भाई टोटल की बात है। हमने दोनों को मान लो बराबर में खरीदा, इसे भी 100 रुपये में, इसे भी 100 रुपये में। यहाँ पर इसमें बेचा तो 24 का नुकसान हो गया तो 76 में बेचा। टोटल हमने खरीदा था 200 में। बोला गया है टोटल पर जो फायदा हुआ है 12% का हुआ है, तो यानी इसका 12%, 200 का 12% 24 होता है, यानी टोटल हमने बेचा था 224 में। तो यहाँ पर जो है पहले वाले को बेचा इतने में, टोटल को बेचा इतने में, तो मेरे भाई यहाँ पर जो दूसरे को हमने बेचा था वो कितने में? इसमें से इसको घटा दो तो 148 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपने बी को 270 रुपये ज़्यादा में बेचा है, यानी इससे 270 रुपये बढ़ा दो तो ये आता है, यानी ये जो 270 है क्या है? तो 270 इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 72। और हमसे अगर ए का पूछता तो 76 से गुना करते, बी का पूछा है तो हम 148 से मेरे भाई गुना करेंगे। यहाँ पे समझना मेरी बात को लेकर के। तो अगर वही बात है यहाँ पर 18 से काटो तो 4 बार में, और 18 से काटो तो 15 बार में, और 4 से काटोगे तो 37 बार में, और गुना करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 555। अब बोलोगे गुरुजी आप डायरेक्ट जो किए थे वो कैसे किए थे? अब हमको वो समझाइए। अब हम वो समझाते हैं। दोस्तों ऐसे मान के चलो कि दोनों वस्तु तुम्हारी सेम है। मान के चलो क्या दिया गया है, आप पहले वस्तु को 12 रुपया के नुकसान पर बेचते हैं, सॉरी 24 रुपये या 24% के नुकसान पर बेचते हैं, और आपको दोनों आर्टिकल पर बाद में चल के 12% का प्रॉफिट होता है।
तो आप ऐसे मान के चलो कि मैं हूं और मेरा भाई है। मेरे भाई ने कंपनी में 24 रुपया का नुकसान कर दिया है और मुझे बहुत मेहनत करनी है और इतनी मेहनत करनी है कि बाद में हम दोनों के अकाउंट में जो है 12-12 रुपये अधिक दिखे। तो यहाँ पर ऐसे समझ के चलो, मुझे अपने अकाउंट में कितना दिखाना है, 12 रुपये। तो मैं अपने लिए कितना लेकर के आऊँगा, 12 रुपये, और अपने भाई के अकाउंट में दिखाना है 12 रुपये। यानी यहाँ पर एक तरीके से 24 रुपये का नुकसान और 12 रुपये का प्रॉफिट। तो उसके लिए मुझे 36 रुपये कमाने होंगे कि मैं उसके 24 के नुकसान और 12 का प्रॉफिट ला पाऊँ। तो 36 उसके लिए, 12 अपने लिए, मतलब मैं अपने आर्टिकल पर 48 रुपये बढ़ा करके बेचूंगा। यानी मैं अपने आप को 148 में बेचूंगा। तो मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 148, मेरी भाई की सेलिंग प्राइस है 76। हम दोनों में जो डिफरेंस आ गया 72 का, तो जो दिया गया है वो है 72 का। और पता करना है, अगर मेरे भाई का पता करना होता तो 76 से गुना करता, अपना पता करना है तो 148 से गुना किया, आंसर आ गया। तो इस सोच के साथ में ऐसे थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा, तभी आप उत्तर निकाल करके आ पाएंगे। आइए चलिए इस क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस का बड़ा ही प्यारा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि शॉपकीपर सेल एन आइटम बाय गिविंग 25% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल गेन इतना। सिर्फ मैं अगर इतना पढ़ूंगा ना, मैं बोलूंगा याद रखो वो फॉर्मूला जहां पर आपको मैंने पढ़ाया था कि MP अपॉन में CP बराबर हो जाता है किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट के। जब भी आप किसी वस्तु को मेरे भाई जो है बेचते हो और डिस्काउंट भी देते हो और लाभ भी कमाते हो, तो यहाँ पर ये रेशियो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे MP अपॉन में CP की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो बोलोगे 35, तो 100 में 35 जोड़ो तो 135, और डिस्काउंट कितने का है, 25 का है, तो घटा दो तो 75, 100 में 25 घटा दो, 15 से 9 बार में, 15 से 5 बार में। इसको 9 और 5 को 90 और 50 भी लिख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है हमारा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा देखो। कहा गया कि अगर हम कॉस्ट प्राइस को 10% कम कर दें और आर्टिकल पर 37.5% का डिस्काउंट दे दें तो फायदा कितने का होगा। भाई साहब, प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए रेशियो का सहारा लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे CP, और कौन सा वाला, नया वाला, और उसके बाद में SP यहां पर इस तरीके से। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि आप इसमें 10% की कमी करते हैं तो 50 में 10% की कमी यानी 5 रुपए की कमी, तो बेचोगे कितने में, 45, खरीदोगे कितने में, तो 45 में। और बेचने की बात हुई है तो जो मार्केट प्राइस है उस पर 37.5 का डिस्काउंट यानी 3/8 का, तो यहाँ पर 3/8 का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचोगे कितने में, तो बेचोगे सर इसके 5/8 में। बेचोगे कितने में, 5/8 में। 45 से काटोगे 2 बार में और 2 से काटोगे 4 बार में, तो रेशियो तुम्हारी 4 और 5 आ जाएगा। एक का मेरे भाई फायदा, 4 के ऊपर में आंसर कितना होगा, 25%। इस तरीके से सीधा सीधा उड़ाओ, काम खत्म मेरे भाई, इतना नहीं सोचना है यहाँ पे। जब भी परसेंटेज प्रॉफिट की बात बोले तो रेशियो निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यहाँ पर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का बड़ा ही प्यारा और सुंदर और सुगम सवाल। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। एक टंकी में 3 नल ABC लगे हुए हैं। यह टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे में भर सकते हैं। शुरू में तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे बाद नल C को बंद कर दिया जाता है और A और B को चालू रखा जाता है। 4 घंटे के बाद नल B को भी बंद कर दिया जाता है। ठीक है, शेष टंकी को नल A द्वारा अकेले भरा जाता है। नल A द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और बस समय बर्बाद करेगा। तो 10, 20 और 25 है, तो A हो जाएगा 10, B हो जाएगा 20 और C हो जाएगा कितना, 25। अगर हम यहाँ पर इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। 10 का मेरे भाई 10 गुना, 20 का 5 गुना, 25 का 4 गुना। नंबर लाइन पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी सवाल में कंफ्यूजन हो, नंबर लाइन अपना जिंदाबाद है। तो क्वेश्चन में कहा गया एट फर्स्ट ऑल द 3 टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर तीनों को साथ में खोला गया, A, B और C सब साथ में काम करेंगे। ठीक है, फिर बोला गया आफ्टर 2 आवर्स C इज क्लोज्ड। इसका मतलब इन लोगों ने कितने घंटे काम किए, 2। अब C बंद हो चुका है तो A और B चलेगा। और बोला गया A एंड B कीप रनिंग। ठीक है, एंड आफ्टर 4 आवर B इज ऑल्सो क्लोज्ड। ठीक है,
अब यहां से 4 घंटे के बाद बी को भी बंद कर दिया जाता है, तो 4 घंटे तक ए और बी काम करेंगे, उसके बाद में बी को बंद कर दिया जाता है। रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाई सी अलोन, तो बाकी बचा हुआ टंकी जो है वो मान लो सी भर रहा है, और वो भी कितने में, टी घंटे में। टंकी भर रही है तो काम हो रहा है हमारा टोटल वर्क। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया था, मतलब 2 घंटे तक साथ में काम किया, और ए और बी को चालू रखा जाता है। 4 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो 4 घंटे तक काम किया, फिर बी को बंद कर दिया, और बाकी बचा हुआ काम जो है सी मानो टी में कर रहा है। तो ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का परसेंट। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं टी के वैल्यू निकालने में जाऊँगा ही नहीं कि यहाँ पर टी जो है उसकी वैल्यू कितनी है। समझ रहे हैं? कई बार ऐसा कंफ्यूजन भी होता है मेरे भाई, जैसे यहाँ पर ये जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है ठीक है। क्वेश्चन में एक आ गया कि आफ्टर 4 आवर बी इज ऑल्सो क्लोज, तो ठीक है बी को क्लोज, ये ए होगा यहाँ पे, इससे परेशान मत होना, ए यहाँ पर काम कर रहा है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं 2 घंटे तक मिलकर ये लोग कितना काम करेंगे, तो अगर सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर किसका परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाई ए, यहाँ पर ए का मेरे भाई परसेंट निकालना है कि ए ने कितना काम किया है। तो एक काम करते हैं ना, बी और सी का काम निकाल लेते हैं और माइनस कर देते हैं, तो जो बच गया वो किसका काम होगा, तो जो बच गया वो ए का काम होगा। यहां पर लोग गलती क्या करते हैं, सारा कैलकुलेट करते हैं, टी की वैल्यू निकालते हैं, जीवन खराब करते हैं। क्यों करना भैया, ए का परसेंटेज निकालना है तो बी सी का काम निकाल के माइनस कर दो। तो बी और सी ने यहाँ 2 घंटे काम किए हैं, 1 घंटे में ये लोग 9 यूनिट काम करता है, तो 2 घंटे में कितना किया होगा, 18 यूनिट मेरे भाई। और किस किस ने किया है, तो बी और सी ने किया है। ठीक है, यहाँ पर बी 4 घंटे काम करता है, 1 घंटे में 5 यूनिट, तो 4 घंटे में कितना किया होगा, 20 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क तुम्हारा है कितना, तो मेरे भाई 100 यूनिट। अब एक बात बताओ, 100 यूनिट में से 20 और 18 यानी 38 घटा दो, तो बचा कितना मेरे भाई, तो बोलोगे 62 यूनिट। और ये 62 यूनिट किसने किया है, ए ने किया है। 62 काम 100 के ऊपर में, तो आंसर भी कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 62% यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारा उत्तर ही नहीं है 62%। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो बी और सी ने कितना काम किया, 5 4 9 दूनी 18, और v इंटू 4 20 38, सही है। तो परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाई इट सेल्फ, यहाँ मुझे जो गड़बड़ लग रहा है ना, वो यहाँ पर ये लग रहा है यहाँ 2 आना चाहिए, और अगर हम यहाँ 2 लेंगे दोस्त यहाँ पर, क्योंकि देखो 4 घंटे ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर पर भी हम यहाँ पर ऐसे मार सकते हैं। हालांकि जो मेरा डाउट शुरू से बन रहा था, और वो ये बन रहा था, मैं अभी बना देता हूँ, फिर मैं आपको डाउट बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम 2 घंटा लेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, तो कुल मिलाकर के बोलोगे सर 100 काम है, 28 उसमें से निकाल दो, तो बचा कितना, 72 बचा। आंसर हमारा होगा 72%। बट यहाँ पर वही बात है कि ये 10 हम क्यों लेंगे, शुरू से मुझे इस क्वेश्चन में पढ़ते वक्त डाउट हो रहा था। देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, आफ्टर 4 आवर, एक सिर्फ यहाँ पर ये लाइन ये सबसे ज्यादा मात देती है, आफ्टर 4 आवर। 2 तरह की भाषा होती है, एक ये होता है कि आफ्टर 4 आवर फ्रॉम द स्टार्ट, और ये होता है मेरे भाई कि 2 घंटे खत्म होने के बाद 4 घंटे और। तो अगर ये बोले आफ्टर 4 आवर फ्रॉम स्टार्ट, तो यहाँ शुरू से 4 घंटे के बाद, तो शुरू से 4 घंटे के बाद में 2 घंटे तो बीत चुके हैं, तो 2 घंटे और लेने थे। यानी इस क्वेश्चन में एरर ये था कि इसको यहाँ पर देना था आफ्टर 4 आवर फ्रॉम स्टार्ट। नहीं तो मेरे भाई एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, नॉर्मल इंसान तो यही समझेगा कि इनके बंद होने के बाद में 4 घंटे और लगे हैं। इसीलिए मेरे भाई एग्जामिनर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बोलना चाहिए कि शुरुआत से 4 घंटे के बाद में, यहाँ पर स्टार्ट से 4 घंटे के बाद में, तो स्टार्ट से 4 घंटे के बाद का मतलब 2 घंटे बीत चुके हैं, तो 2 घंटे और। तो यहाँ पर बी और सी के द्वारा किया 18 यूनिट कार्य, यहाँ के द्वारा बी के द्वारा किया गया 10 यूनिट कार्य। टोटल में से दोनों का घटा दो तो मेरे भाई ए का काम आ जाएगा। और 72 काम 100 का कितना परसेंट होता है, 72% सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को पेपर में चैलेंज किया जा सकता है सिर्फ उतने ही स्टेटमेंट के लिए, आफ्टर 4 आवर फ्रॉम स्टार्ट वाली बात पे। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या बोला गया, बड़ा प्यारा सवाल है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन P and Q is 500 kilometer. A train covered the journey from P to Q at 60 km per hour and return back to P with a uniform speed of 40 km per hour. Find the average speed of the train during the whole journey. भैया जब डिस्टेंस समान होता है ना, और एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हो और फिर वापस में आ रहे हो, तो फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई का लगता है। तो यहाँ पर P और Q का जो दूरी है वो 500 किलोमीटर है, फिक्स है। P से Q गए 60 में और वापस आए 40 में, टोटल बता दो। तो ये तो बच्चा भी मेरे भाई
भाई बता देगा कि जो एवरेज लगेगा वो लगेगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर x प्लस वाई यानी 100 हो जाएगा। अगर हम काम करते हैं तो 6 चौके 24 दूनी 48, कौन सा ऑप्शन है ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो लल्लू पल्लू सवाल था, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब आ जाइए दोस्त यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है। 19 नंबर सवाल, कॉस माइनस साइन की वैल्यू √2 साइन थीटा दे रखा है, कॉस प्लस साइन की वैल्यू बोलना है, सीधा आंसर होगा √2 कॉस थीटा। कैसे होगा? कुछ नहीं मेरे भाई, साइन दिया है तो कॉस में टिक कर दो, कॉस दिया है तो साइन में टिक कर दो। बोलोगे मैं नहीं मानता, मत मानो मेरे भाई। जो कंसेप्ट होता है वो कुछ इस प्रकार में होता है कि अगर यहाँ पर a साइन थीटा प्लस यहाँ पर b कॉस थीटा, अगर ये मान लीजिए x के बराबर में दिया हो, ये a के साथ में पहले साइन हुआ करता था, अब ये के साथ में कॉस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और b के साथ में मेरे भाई यहाँ साइन थीटा ये बराबर हो जाएगा हमारे y के, तो उस केस में इन दोनों का स्क्वायर का सम यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इनके स्क्वायर के सम यानी x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के। ठीक है ना? मतलब यहाँ पर साइन और कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम इन दोनों के बराबर होगा। तो उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए कॉस थीटा माइनस यहाँ पर साइन थीटा ये बराबर है हमारे किसके? तो √2 साइन थीटा के बराबर है गुरुजी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा मान लेते हैं के बराबर। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट का सम 1 का स्क्वायर और यहाँ इसका कोफिशिएंट का सम 1 का स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर के का स्क्वायर। तो 2 में से इसे घटा दो तो 2 माइनस यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो के स्क्वायर थीटा के। अगर आप यहाँ पर भाई 2 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा किसके? तो के स्क्वायर के। और अगर रूट करोगे तो यहाँ 2 का रूट इतना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है जिसका रूट मेरे भाई कॉस थीटा होता है और बराबर होगा के। तो चॉइस आपकी है जनाब, पूरा रामायण जान करके टिक करिए या शुरू में टिक कर लीजिए। साइन है तो कॉस में टिक मारेंगे और कॉस है तो साइन में टिक मारेंगे, आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई आखिरी सवाल आपका, छोटू मोटू प्यारा स्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे। और ये क्या बोला गया? ज्योमेट्री के एंगल बाइसेक्टर का बड़ा प्यारा सवाल बोला गया यहाँ पर कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी। किसका एंगल बाइसेक्टर दोस्त यहाँ पर? तो पी का एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा एक ट्रायंगल है PQR नाम का, उसमें यहाँ पर बोला गया इस कोण का जो समद्विभाजक है वो यहाँ QR को कहाँ पर मिलता है? तो S पर मिलता है। ठीक है, इस तरीके से कि Q से लेकर S तक का जो मान है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, P से लेकर के Q का मान जो है वो 15 है, PR का मान हमारा 18 है और हमसे यहाँ पर ये पूरा मान जो है वो पूछा गया है, पूरी वैल्यू कितनी होगी। क्या हमने आपको एंगल बाइसेक्टर नहीं पढ़ाया? और क्या हमने तब नहीं बताया था कि इसके ऊपर में क्वेश्चन आएगा? बताइए, हमने साफ लफ्जों में आपसे सीधी सीधी बात बोली थी कि अगर मान लीजिए कि ये रेखा कोण समद्विभाजक है तो जिस अनुपात में ये दोनों होते हैं, 3 से काटिए 5 बार में, 3 से काटिए 6 बार में, ये जिस अनुपात में होते हैं तो नीचे वाले भी उसी अनुपात में होते हैं, तो ये भी 5 और 6 के अनुपात में होंगे। ठीक है भाई, तो ये जो 9 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर, ये किसकी वैल्यू है? तो बोलोगे सर ये जो 9 सेंटीमीटर है ना, ये कितने यूनिट की वैल्यू है? 5 की। अगर मेरे से सिर्फ SR बोलता ना तो मैं इसे 6 से गुना करता, मेरे से SR ना बोल करके क्या बोला गया? पूरा 11। तो 99/5 मतलब 19.8 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा कि सर जो दिया गया है वो 5 का भाग है और जो पूछा गया है वो 11 का भाग है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई हमारे इस सेट में होते हैं 20 सवाल पूरे। देखिए, अगर हम आसान क्वेश्चन लें और आसान तरीके से भगा भगा के पढ़ाएं तो 20 मिनट भी मेरे लिए